ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 116। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और फेंजुएचन के डोमेन में साफ साफ अंतर समझ आ रहा था। युनचे का फ्लेम डोमेन फेंजुएचन के डार्कनेस डोमेन पर भारी पड़ गया था। जल्द ही सिर्फ जलते हुए गोल्डन क्रो फ्लेम्स ही बचे थे, जो तब तक जलते रहे जब तक डार्कनेस का आखिरी निशान भी मिट नहीं गया। युनचे के येलो स्प्रिंग्स एशेस डोमेन के सामने फेंजुएचन का लाइटलेस इटर्नल नाइट डोमेन पूरी तरह से हार चुका था। अब आगे इसके बाद युनचे का उठा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे आया और उसने हेवन स्माइटिंग सोर्ड को स्काई पॉइजन पर्ल में वापस रख लिया। एकदम टूट जाने वाली एक भारी थकान उस पर हावी हो गई। भले ही डार्क डोमेन को डिस्ट्रॉय करना आसान लगा हो, लेकिन येलो स्प्रिंग्स एशेस को रिलीज करने के बाद उसकी प्रोफाउंड एनर्जी बुरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस हालत में वो शायद 10 सांस तक भी हेवन स्माइटिंग सोर्ड नहीं उठा सकता था, लेकिन कम से कम उसकी हालत फेंजुएचन से तो कहीं बेहतर थी। आसमान में भरी हुई फ्लेम अब नीचे गिरने लगी, अपने पीछे पानी की भाप छोड़ती हुई जो आसमान की तरफ जा रही थी। युनचे ने धीरे से सांस छोड़ी और उबलते हुए समंदर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, प्रोफाउंड एनर्जी की एक लकीर छोड़ते हुए। समंदर की सतह फट गई और एक ब्लैक इंसानी फिगर उड़ता हुआ बाहर आया और सीधे युनचे की पकड़ में आ गया। फेंजुएचन का पूरा शरीर कम से कम 10 गहरी चोटों से भरा हुआ था, जिनसे अभी भी एक अजीब सा स्कारलेट ब्लैक ब्लड बह रहा था। उसकी लाइफ फोर्स और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर थी, बस एक धागे से लटकी हुई। उसके चारों हाथ पैर बेजान लटक रहे थे जब युनचे ने उसे पकड़ा हुआ था। भले ही वो मरने जैसा था, लेकिन उसका होश अभी तक नहीं गया था। उसने कमजोर फटी हुई आवाज में कहा, क्यों? ऐसा कैसे हो गया? मैं भला कैसे हार सकता हूं? युनचे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना लेफ्ट हाथ फेंजुएचन के सिर की तरफ उठाया और एक प्रोफाउंड हैंडल तेजी से निकला जो उसके माथे में घुस गया ताकि उसके माइंड और सोल पर हमला कर सके। वो जानना चाहता था कि फेंजुएचन की अजीब पावर कहां से आई थी और ये इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट आखिर है क्या। कुछ सांसों के बाद युनचे का चेहरा बदल गया। प्रोफाउंड हैंडल फेंजुएचन के शरीर से बाहर निकला और उसके हाथ में वापस आ गया। युनचे ने हैरानी से बड़बड़ाया, कितना जिद्दी दिमाग और विल पावर है। इस हालत में भी प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च को रेजिस्ट कर गया। जैस्मिन ने बेपरवाही से कहा, न सिर्फ उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिवली बढ़ी है, बल्कि उसकी सोल में भी एक क्वालिटेटिव चेंज आया है। ऊपर से उसकी ओरिजिनली स्ट्रांग विल पावर। भले ही वो आधा मर चुका हो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। युनचे ने अपनी नजर समंदर पर दौड़ाई, नीचे उतरा और लगभग मर चुके फेंजुएचन को एक टूटे हुए रीफ पर फेंक दिया। जैस्मिन ने ठंडे से पूछा, तुम उसे मारने नहीं जा रहे? घास काटने और जड़ ना उखाड़ने के नतीजे ठीक तुम्हारी आंखों के सामने हैं। क्या तुम वही गलती वही इंसान पर दोबारा करना चाहते हो? युनचे ने एक लाचार चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं सच में उसे मारना चाहता हूं। वो जानता था कि फेंजुएचन की हेवन डिफाइंग ग्रोथ स्पीड के साथ उसे जिंदा छोड़ना एक आफत को पालना है। लेकिन युनचे ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और फेंजुएचन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी जो उसने स्टोर की थी उसे छोड़कर फेंजुएचन के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। उसके घाव तुरंत बंद हो गए और उसकी लगभग सूखी प्रोफाउंड वेन्स में एक हल्की सी एनर्जी घूमने लगी जो उसे दोबारा हिलने के लिए काफी थी। फेंजुएचन की आंखें चौड़ी हो गईं, उनमें साफ साफ होश लौट आया। उसने अपने हाथ का सहारा लिया और मुश्किल से अपने ऊपर के शरीर को उठाया। उसकी आंखें जो शौक, नफरत और इस बात को न मानने के एहसास से भरी हुई थीं, युनचे को घूर रही थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, अगर मारना है तो मार दे, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। युनचे का मुंह नफरत से मुड़ गया। उसने कहा, मुझे ऐसे घटिया शौक नहीं है और मैं तुझे मार भी नहीं रहा। फेंजुएचन को बस गहरी जिल्लत महसूस हुई। उसने फटी हुई आवाज में दहाड़ मारी, मुझे तेरी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैंने उसे बचाया, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर हिम्मत है तो मुझे अभी मार दे, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे मौत की भीख मंगवाऊंगा। युनचे ने ठंडे से कहा, तुझे आज छोड़ना मेरी लिटिल आंट को दूसरी बार बचाने का कर्ज चुकाना समझ ले। इसके बाद मुझ पर तेरा कोई कर्ज नहीं होगा। अगर तू बदले के लिए मुझे मारना चाहता है तो इस जिंदगी की ठीक से कद्र करना जो मैंने बख्शी है। अगले 2 महीने तक आराम से कहीं छुपकर रिकवर हो। रही बात अगली बार मुझे मारने आने की, तो जिंदा वापस जाने का सपना भी मत देखना। फेंजुएचन धीरे धीरे खड़ा हुआ। भले ही उसका शरीर कमजोर था, उसकी आंखें एक जंगली भेड़िए की तरह मनहूस थीं। उसने कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं आज तुमसे इसलिए हारा क्योंकि मैं हथियारों के मामले में कमजोर पड़ गया।
एक बार मैं हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड वापस ले आऊं तो मैं ये खून का कर्ज और बेइज्जती लाख गुना बढ़ाकर लौटाऊंगा। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड। युनचे की भौहें सिकुड़ गईं। फेन जुएचन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, दांत पीसे और हवा में उड़ गया, लड़खड़ाते हुए साउथ की तरफ जाते हुए। युनचे ने उसे जाते हुए देखा और अचानक बड़बड़ाया, कम से कम कुछ साल और जिंदा रहना। अगर तू मर गया तो वो दुखी होगी। फेन जुएचन, जो पहले ही सैकड़ों मीटर दूर था, अचानक हल्का सा कांप गया। युनचे ने अपनी नजर हटाई, उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसने सोचा, हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड, आखिर वो उस तलवार को क्यों हासिल करना चाहेगा? उसने नोट किया कि फेन जुएचन ने वापस लाने की बात कही थी, न कि हासिल करने की। इसका मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला था। ऐसा लगता था जैसे फेन जुएचन उस तलवार को कंट्रोल करना जानता है। जैस्मिन ने नाखुश होकर पूछा, तो फिर तुमने उसे रोककर उससे पूछताछ क्यों नहीं की? युनचे ने लाचारी से जवाब दिया, उसकी हड्डियां भी मेरी तरह ही जिद्दी हैं। वो कुछ नहीं बताता। जबरदस्ती उसे रोकना सिर्फ ताकत की बर्बादी होती। जस्मिन ने गुस्से से सांस ली और टॉपिक बदल दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसने अपने शरीर में आधा डेविल ओरिजिन भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। इस बेइज्जती के बाद वो बचा हुआ हिस्सा पहले से भी ज्यादा जोश से एब्जॉर्ब करेगा। अगर तुमने उसे आज नहीं मारा तो तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को जमीन में दफना दिया है। युनचे ने धीरे से कहा, मैं ये सब जानता हूं, लेकिन उसने मेरी लिटिल आंट को कई बार बचाया है। मैं लिटिल आंट को बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर मैंने उसे मार दिया तो वो उसकी मौत का पाप अपने सर ले लेगी। उसके दिल में एक ऐसी गांठ बन जाएगी जो शायद कभी ना खुले। मैं इससे बेहतर आने वाले खतरे का सामना खुद कर लूंगा। बात करते करते युनचे ईस्ट की तरफ मुड़ा और एक ढीला सेट पहन लिया, जिससे उसके कंधे के घाव छुप गए। एक झुलसा देने वाली हीट वेव के साथ फिंग शुएर शाओलिंगसी के साथ उड़कर आई। शाओलिंगसी ने जल्दी से युनचे के हाथ पकड़ लिए, पागलों की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। उसने पूछा, लिटिल चे, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? युनचे ने आराम से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। फेंग शुएर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, बिग ब्रदर युन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं माने। युनचे ने प्यार से मुस्कुराया और उसका हाथ खींच लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए परेशान थी। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। शाओलिंगसी ने धीरे से पूछा, तो फिर फेन जुएचन, क्या वो पहले ही? युनचे ने हल्का सा मुस्कुराया और साउथ की तरफ इशारा किया। उसने कहा, वो वहां है। उसकी चोटें बहुत बुरी थीं, लेकिन वो यहां से उड़कर जा सकता है। शायद उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 या 2 महीने लगेंगे। दूर एक पिच ब्लैक फिगर बड़ी मुश्किल से जाते हुए दिख रही थी। जैसे उसे शाओलिंगसी के आने का एहसास हो गया हो, वो फिगर पागलों की तरह अपनी स्पीड बढ़ाने लगी, बुरी तरह से डगमगाते हुए, जैसे हर कीमत पर भागना चाहती हो, और कई बार समंदर में गिरते गिरते बची। शाओलिंगसी अपने मन को शांत करती है और धीरे से अपना सर युनचे के हाथ पर रख देती है। शाओलिंगसी हल्के से बोलती है, लिटिल चे, थैंक यू। युनचे मुस्कुराते हुए पूछता है, थैंक यू? पर किस लिए? शाओलिंगसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट और टेंशन थी। वो समझाती है, मुझे पता है कि मेरी वजह से ही तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन वो अपनी इस अजीब सी फीलिंग को लफ्जों में नहीं बता पा रही थी। एक तरफ से वो शुक्र मना रही थी कि फेन जुएचन जिंदा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो दिल का बुरा नहीं है और उसने उसकी जान भी बचाई थी। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वो आगे भी युनचे के लिए एक खतरा बना रहेगा। उसे बहुत लाचार फील हो रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके क्लैन के खत्म होने से पैदा हुई नफरत को कैसे खत्म किया जाए। उसकी परेशानी देखकर युनचे पहले तो जोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर उसकी आवाज सीरियस हो जाती है। वो समझाता है, बेशक फेन जुएचन हमेशा से मुझे मारना चाहता था, पर उसने तुम्हारी जान बचाई है लिटिल आंट, और मेरे लिए तुम्हारी जान मेरी खुद की जान से लाख गुना ज्यादा कीमती है, इसलिए उसे छोड़ना तो बनता ही था। इसके अलावा वो आगे कहता है, हो सकता है वो इस बात का एहसान माने कि मैंने उसे जाने दिया। अब जबकि वो जानता है कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, शायद वो वापस पंगा लेने ना आए। शाओलिंगसी धीरे से कहती है, लिटिल चे, और उसके हाथ को और कस के पकड़ लेती है। उसकी चिंता को कम होता देख युनचे भी रिलैक्स हो जाता है। एक हाथ से शाओलिंगसी को संभाले और दूसरे से फेंग शुएर का हाथ पकड़े हुए वो कहता है, चलो वापस चलते हैं। ग्रैंडफादर और बाकी सब हमारे लिए जरूर परेशान हो रहे होंगे। जैसे ही वो वापस निकलते हैं, युनचे के ख्याल और गहरे होते जाते हैं। वो सोचता है, इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट,
डार्क प्रोफाउंड स्ट्रेंथ, हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड। आखिर फेन जूचेन के पास ऐसे क्या राज छुपे हैं? ठीक उसी वक्त बहुत दूर विशाल समंदर के ऊपर फेन जूचेन की फ्लाइट स्पीड लड़खड़ाने लगती है। वो अपना सीना पकड़ता है जो स्कारलेट ब्लैक खून से पूरा भीग चुका था और उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था। दूर एक छोटा सा आइलैंड देखते ही फेन जूचेन अपने दांत भींचता है और लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो जोर से रेत पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से खुद को पलटकर वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है और अपनी उंगलियों को ठंडी रेत में गाड़ देता है। वो दर्द से खांसता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कफ कफ। हर खांसी के साथ उसके मुंह से काले रंग का खून निकल रहा था जिसमें उसके इंटरनल ऑर्गन्स के टुकड़े भी मिक्स थे। अचानक आगे से एक दिल चीरती हुई बर्फ जैसी ठंडी आवाज आती है। आवाज एक छोटी लड़की की लग रही थी। आवाज कहती है, हे कितना बेबस और लाचार इंसान है। फेन जूचेन झटके से अपना सर उठता है। 5 कदम दूर भी नहीं एक छोटी सी रेड फिगर एक गोस्ट की तरह बिना कोई आहट किए वहां अपीयर हो चुकी थी। वो और कोई नहीं, जैस्मीन ही थी। उसे देखते ही फेन जूचेन के शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक सेल उस डर से कांपने लगा जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। वो हकलाते हुए बोलता है, कौन कौन हो तुम? जैस्मीन कोई जवाब नहीं देती। उसके होठों पर एक ठंडी मजाक उड़ाती हुई मुस्कान थी। वो कहती है, एक भारी कीमत चुकाकर तुमने जबरदस्त पावर हासिल की और सोचा कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को आराम से मार दोगे, लेकिन तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाले की डेविल स्लेयर सोर्ड तुम्हारी पावर की सबसे बड़ी कमजोरी निकलेगी। तुम्हारी हार देखकर सच में दया आ रही है। फेन जूचेन का डर और बढ़ जाता है और वो फिर से पूछता है, आखिर हो कौन तुम? जैस्मीन की आंखों में अभी भी बस बेपरवाही और ठंडक थी। वो धीरे से अपना एक हाथ उठाती है और उसकी साफ हथेली में खून से भी गहरे रेड रंग की लाइट चमकती है। वो ऐलान करती है, उसने तुम्हें नहीं मारा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगी। डेविल की पावर जो एंशिएंट एरा से ही खत्म हो चुकी थी तुम्हारे शरीर में पाई गई है। बस इतना ही तुम्हारे अंजाम के लिए काफी है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है उसकी हथेली से वो रेड लाइट एक पतली सी बीम बनकर निकलती है। इससे पहले कि फेन जूचेन कुछ रिएक्ट कर पाता, वो लाइट स्पेस को चीरती हुई सीधा उसके सर में जा लगती है। एक ऐसा दर्दनाक एहसास जैसे अनगिनत स्टील की सुइयां उसकी सोल को छेद रही हों उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। वो एक दर्द भरी चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। जैस्मीन तेजी से फेन जूचेन की सारी यादें पढ़ने लगती हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स के बाद वो रेड लाइट उसके शरीर से निकलकर आसमान में गायब हो जाती है। सब कुछ देखने के बाद उसने बड़ी सफाई से उनकी इस मुलाकात की सारी यादें भी मिटा दी। फिर वो अपनी हथेली नीचे करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे खत्म करने के बजाय वो पीछे मुड़ जाती है। अपने बर्फ जैसे सेफ्ट हाथ के एक छोटे से इशारे से उसके सामने स्पेस में एक बहुत लंबी क्रैक खुल जाती है। वो ठंडी सांस लेते हुए कहती है, तुम भी 2 जिंदगियां जीने वाले इंसान हो, फिर भी तुम्हारी दोनों जिंदगियों का अंजाम इतना बुरा है, इतना लाचार कि अब मेरा भी मन नहीं कर रहा तुम्हें मारने का। इसके बाद वो उस स्पेशल टियर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे स्पेस वापस जुड़ जाता है। वापस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में युनचे प्रोफाउंड एनर्जी रिकवर करने के लिए अपने कोर्टयार्ड में चला जाता है। फेन जूचेन के साथ फाइट उसके लिए उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी उसने सोची थी, जिससे वो अब तक हैरानी में था। वो सोचता है, जैस्मिन, मुझे अजीब सा लग रहा है कि फेन जूचेन की हालत में कुछ तो गड़बड़ थी। क्या यह डेविल प्रोफाउंड एनर्जी की खासियत है कि ज्यादातर एनर्जी यूज होने के बाद वो इतनी कमजोर हो जाती है? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो युनचे को एहसास हुआ कि जैस्मिन सिर्फ सो नहीं रही है। वो अपने सबकॉन्शियस में घुसने का फैसला करता है और स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर अपीयर हो जाता है। वहां उसे हॉन्गर तो सोती हुई दिखती है, लेकिन जैस्मिन का कोई नाम ओ निशान नहीं था। युनचे चुपचाप इंतजार करता है, ये जानते हुए कि वो ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। ठीक जैसा सोचा था तभी एक रेड लाइट चमकती है और जैस्मिन उसके सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जैस्मिन पूछती है, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? युनचे शक से भरे चेहरे के साथ पूछता है, कहीं तुम फेन जूचेन को ढूंढने तो नहीं चली गई थी? जैस्मिन अपना चेहरा घुमा लेती है, इस बात से चिढ़कर कि उसने सही अंदाजा लगा लिया था। वो उसके शक को कंफर्म करती है, लेकिन तसल्ली देती है कि उसने फेन जूचेन को मारा नहीं, बस उससे वो जानकारी हासिल कर ली जो उसे चाहिए थी। युनचे हैरानी से पूछता है, इसका मतलब तुमने उसके सारे राज पहले ही जान लिए हैं? जैस्मिन जवाब देती है, ऐसा कह सकते हो। यह सुनते ही युनचे का दिमाग हिल जाता है।
वो फौरन पूछता है, तो फिर उसकी पावर आखिर आई कहां से? पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या हुआ? और उसे हेवनली सिन, डिवाइन सोर्ड क्यों चाहिए? जैस्मिन शांति से कहती है, लगता है फैन जूचेन का पूरा मामला तुम्हारे दिमाग पर काफी हावी हो गया है। युनचे अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब देता है, मैं बस हद से ज्यादा क्यूरियस हूं। सिर्फ 4 छोटे सालों में उसकी स्ट्रेंथ एक ऐसी डिग्री तक बढ़ गई जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो जो प्रोफाउंड एनर्जी यूज करता है वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी, और उसका हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड का जिक्र करना और भी सवाल खड़े करता है। मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जस्मीन की नाजुक भौहें हल्की सी नीचे हो जाती हैं। वो कहती है, यह सिर्फ एक बड़ी पहेली से कहीं बढ़कर है। उसकी यादों में जो चीजें रिकॉर्ड हैं वो मेरी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। उसका गंभीर एक्सप्रेशन युनचे की क्यूरियोसिटी को और भी गहरा कर देता है। जिस तरह से उसने इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट नाम पर रिएक्ट किया था, अब वो ज्यादा अजीब नहीं लग रहा था। इससे साफ था कि यह मामला उसके सोचने से कहीं ज्यादा पेचीदा था। युनचे सावधानी से पूछता है, कहीं ये वही बात तो नहीं जिसे जानने की इजाजत मुझे फिर से नहीं है? जैस्मिन उसे एक नजर देखती है और फिर घमंड से अपना सर घुमा लेती है। वो कहती है, बेशक यह मामला थोड़ा अजीबो गरीब है, लेकिन जब तुम जानने के लिए इतने बेताब हो ही रहे हो। आखिरकार मैंने उस डेविलिश पॉइजन से पीछा छुड़ा लिया है और मैं काफी अच्छा फील कर रही हूं, तो चलो बता ही देती हूं। लेकिन जो भी मैं अब कहने वाली हूं उसका एक लफ्ज भी तुम किसी को नहीं बताओगे? युनचे गंभीरता से जवाब देता है, तुम मुझे किसी से भी बेहतर जानती हो। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जिसे जरूरी चीजों की समझ ना हो। जैस्मिन ठंडी आवाज में अहम फिल करती है, जब बात औरतों की आती है तुमने आज तक एक बार भी नहीं दिखाया कि तुम्हारी प्रायोरिटीज सही जगह पर हैं। युनचे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जैस्मिन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक झटके में सोती हुई हॉन्गर के चारों तरफ एक साउंड ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर बना देती है ताकि उनकी बातचीत से वो जाग ना जाए। युनचे मन ही मन जलकर सोचता है, ये हॉन्गर के लिए हमेशा इतनी प्रोटेक्टिव रहती है, लेकिन मेरे लिए हमेशा इतनी खतरनाक। जैस्मिन अपनी कहानी शुरू करती है। वो समझाती है, प्राइमोर्डियल एरा के दौरान प्राइमल केओस डिमेंशन का नॉर्दर्न हिस्सा यिन एनर्जी से बना था, जबकि सदर्न हिस्सा यांग एनर्जी से। सदर्न रीजन एंशिएंट गॉड क्लैन का इलाका था, जबकि नॉर्दर्न रीजन में एंशिएंट डेविल क्लैन रहता था। दोनों क्लैन्स प्राइमल केओस डिमेंशन को कंट्रोल करते थे, और भले ही उनकी एनर्जीज एक दूसरे को रिपेल करती थीं, उनके बीच असल झगड़े बहुत कम होते थे। वो एक नाजुक बैलेंस में एग्जिस्ट करते थे। उसकी कहानी का कंटेंट सुनकर युनचे पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वो न चाहते हुए भी पूछ बैठता है, इन सब का फैन जुएचन से क्या लेना देना है? जैस्मिन जोर से एमपीएच करती है, बीच में मत बोलो, इन सब का उससे जरूर लेना देना है। जैस्मिन अपनी बात जारी रखती है। वो बताती है कि कैसे गॉड्स और डेविल्स इतने स्ट्रांग इसलिए थे क्योंकि वो प्राइमल केओस की शुरुआत में पैदा हुई सबसे प्योर और सबसे परफेक्ट एनर्जी से बने थे, जिसे प्राइमोर्डियल एनर्जी कहते हैं। वो उसे याद दिलाती है कि भले ही ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा उसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी अब्सॉर्ब करने देता है, लेकिन वो असली प्राइमोर्डियल एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। युनचे को यह टर्म नेचुरली याद था। जैस्मिन ने उसे बताया था कि ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के 10वें स्टेज तक पहुंचने पर कोई प्राइमोर्डियल एनर्जी यूज कर सकता है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के लिए 6ठे स्टेज ही एब्सोल्यूट लिमिट थी। जैस्मिन और डिटेल में बताती है, एरा ऑफ द गॉड्स के बाद और कोई भी असली गॉड इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि प्राइमल केओस डिमेंशन के अंदर प्राइमोर्डियल एनर्जी बहुत पतली हो गई थी। जैसे जैसे रियल्म और गंदा होता गया, एनर्जी हर साल और पतली होती गई। अब तो यह भी हो सकता है कि ये अल्टीमेट प्योर एनर्जी एब एग्जिस्ट ही ना करती हो। वो फिर आगे बढ़ती है। उस एंशिएंट एरा के दौरान गॉड्स सबसे ऊपर थे। उन्होंने ज्यादातर स्मॉल वर्ल्ड्स और आज एग्जिस्ट करने वाली 90% से ज्यादा रेसेस को बनाया या ट्रांसफॉर्म किया था। इसमें ह्यूमन रेस, डीमन रेस, एल्वन रेस और डार्क नेदर रेस और वुड स्पिरिट रेस भी शामिल हैं। युनचे अपनी पलकें झपकाता है और न चाहते हुए भी बोल पड़ता है, डार्क नेदर रेस, वुड स्पिरिट रेस, ये क्या हैं? उसने इन रेसेस के बारे में कभी नहीं सुना था, न प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में और न ही इल्यूजरी डीमन रेल्म में। जैस्मिन अपनी आंखें घुमाती है। साफ पता चल रहा था कि वो फिर से बीच में टोके जाने से चिढ़ गई है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और समझाती है, वुड स्पिरिट रेस एल्व्स की तरह ही होते हैं। उनका नेचर के साथ एक एक्सट्रीम कनेक्शन होता है, लेकिन प्रोफाउंड एनर्जी के लिए उनका टैलेंट कम होता है, इसलिए वो कमजोर होते हैं।
पौधों को नर्चर करने की अपनी यूनिक पावर्स की वजह से उन्हें अक्सर गुलाम बनाकर दवाइयां ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उससे भी बुरा उन्हें खुद ही स्पिरिट मेडिसिन में रिफाइन कर दिया जाता है। मेरी दुनिया में जैसे जैसे वो खत्म होने के करीब आ रहे थे, उनकी कीमत बढ़ती जा रही थी। युनचे गंभीर खामोशी से सुनता रहता है। जैस्मिन आगे बताती है, डार्क नेदर रेस डार्कनेस पर जिंदा रहते हैं और अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकते हैं। वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सिर्फ वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां यिन एनर्जी भरपूर हो। उनकी अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन वो जिंदा जीवों की आत्माओं को निकालकर और उन्हें निगलकर अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। युनचे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचता है, वो डार्कनेस पर जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे खाना या ओस पीना समझ आता है, लेकिन डार्कनेस पर जिंदा रहना, यह कैसी रेस थी? क्या डार्कनेस को खाया भी जा सकता है? जैस्मिन नफरत से कहती है, जाहिल बेवकूफ, इस विशाल प्राइमल केओस डिमेंशन में सैकड़ों रेसेस एग्जिस्ट करती हैं। तुम्हारा ज्ञान समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। यहां सिर्फ डार्कनेस पर जिंदा रहने वाली रेसेस ही नहीं, बल्कि सपनों, स्पेस और यहां तक कि टाइम पर जिंदा रहने वाली रेसेस भी हैं। युनचे का दिमाग फटने को हो जाता है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सपनों या टाइम को खाना कैसा होता होगा। जैस्मिन अपने हाथ बांध लेती है, उसे नीची नजर से देखते हुए कहती है, छोड़ो भी, तुमने ये छोटा सा ब्लू पोल स्टार कभी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें यह सब बताना मेरी सांस बर्बाद करना है। फिर वो टॉपिक को वापस उसके सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है। इसके अलावा एरा ऑफ द गॉड्स आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया, और इस तबाही की वजह एक ऐसी चीज थी जिसका जिक्र मैंने तुमसे बहुत पहले किया था। यह सब एक तलवार की वजह से हुआ। युनचे बड़बड़ाते हुए धीरे से बोलता है, हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड। जैस्मिन उस लेजेंडरी सोर्ड के बारे में बताना शुरू करती है, एक ऐसा वेपन जिसके किस्से तो उसके अपने वर्ल्ड की मिथ स्टोरीज में भी थे। ये जो हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड है, ये प्राइमोर्डियल टाइम से एग्जिस्ट करती है। ये प्राइमल केओस रेल्म के बिल्कुल फाउंडेशन और कोर पावर से पैदा हुई थी, जिस वजह से ये उस रेल्म की सबसे पहली सोर्ड बनी, और इसीलिए ये दुनिया के हर वेपन की एंसेस्टर है। 7 हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में से पहली होने के नाते इसके अंदर हेवन डिफाइंग स्ट्रेंथ है। कहानियों में तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई पावरलेस इंसान भी इसे चला दे तो वो आसमान को चीर सकता है और हेवंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद वो आगे बताती है, एरा ऑफ गॉड्स के टाइम पे इसका नाम सब जानते थे, लेकिन इसके पहले और इकलौते रिकॉर्डेड ओनर क्रिएशन गॉड मो ई के मरने के बाद यह सोर्ड बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, जब तक साढ़े 7 लाख साल बाद अचानक से इसका साया प्राइमल केओस के सेंटर में दोबारा दिखा। यह सुनकर युनचे बिल्कुल स्टन्ड साइलेंस में खड़ा था। जैस्मिन अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे दूर की यादों में खो गई हो, और धीरे धीरे सुनाती है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे अपीयर हुई थी, इसीलिए गॉड और डेविल रेस दोनों ने इस सोर्ड को एक साथ डिस्कवर किया, और बस यहीं से उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना तय था। हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड को हासिल करने का मतलब था पूरे प्राइमल केओस पर सुप्रीम पावर पाना। यह एक ऐसा लालच था जिसे कोई भी गॉड या डेविल रेजिस्ट नहीं कर सकता था, और इसका नतीजा एक भयानक जंग छिड़ गई। जैस्मिन याद करते हुए कहती है, शुरू में वो सिर्फ सोर्ड हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया और अनगिनत गॉड्स और डेविल्स मरने लगे, उनके बीच नफरत पैदा होने लगी और फैलती चली गई। जंग और भी कड़वी हो गई, जिसकी वजह से दुश्मनी और गहरी होती चली गई। युनचे इस कहानी में पूरी तरह से खो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चीख रहा था, यार इस सब का फेन जुइचेन से क्या लेना देना है। जैस्मिन की आवाज और भारी हो जाती है। यह लड़ाई पूरे 30,000 साल तक चली। आखिरकार डेविल रेस टूटने लगी और उनकी जमीन पर धीरे धीरे गॉड्स कब्जा करने लगे। जब उन्हें प्राइमल केओस के कोनों में धकेल दिया गया तो वो डेस्परेट हो गए, और उसी डेस्परेशन में उन्होंने एक ऐसी टैबू चीज इस्तेमाल की जिससे वो खुद भी डरते थे, द इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस। इसका नाम लेते ही जैस्मिन की भौहें एक पल के लिए कांप जाती हैं, जो एक गहरी डरावनी याद का इशारा था। एक ऐसी चीज जिसके सामने ट्रू गॉड्स तक खौफ से कांप जाते थे। युनचे झटके से पूछता है, इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस? तुम्हारा मतलब सेकंड रैंक्ड हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर जो सिर्फ हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड से नीचे है? जैस्मिन अपनी आंखें फिर से बंद करके कंफर्म करती है, हाँ वही। भले ही ये रैंकिंग में सेकंड है, लेकिन इसकी दहशत हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड से कहीं ज्यादा है। अगर सिर्फ मार काट और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो शायद ये उससे भी आगे निकल जाए। फिर वो इसके ओरिजिन के बारे में डिटेल में बताती है। हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड
प्राइमल केओस की सबसे प्योर और सबसे सेक्रेड फोर्स से बनी थी। वहीं दूसरी तरफ इवल इन्फेंट्स व्हील इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यह सबसे डार्क और सबसे इवल फोर्सेस से पैदा हुआ था, जिसके अंदर भयानक नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद इसे गॉड्स भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से डेविल रेस ने इसे हमेशा सील करके रखा था और इसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करते थे। इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, पर तब तक जब तक वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर नहीं आ गए। उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं और जैस्मिन की आवाज हल्की सी कांपती है। जब आखिरकार इसकी पावर को एक्टिवेट किया गया तो एक बच्चे के रोने जैसी लेकिन हद से ज्यादा डरावनी चीख प्राइमल केओस के कोने कोने में फैल गई। मौत का एक ऑरा हर जगह छा गया और इसके परिणाम तबाही से कम नहीं थे। गोल्डन एज की गॉड रेस शायद मिलकर इसका सामना कर लेती, लेकिन 30,000 साल की इस कड़वी जंग के बाद वो अपनी पहली जैसी शक्ति का एक साया भर रह गए थे। उनके पास इसे रेजिस्ट करने की पावर ही नहीं बची थी। गॉड्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए या बुरी तरह घायल, या फिर उन पर एक ऐसी इवल एनर्जी लग गई जो उनकी डिवाइन एसेंस को खा रही थी। ये मौत से भी बदतर किस्मत थी। ये तबाही सिर्फ गॉड रेस तक ही सीमित नहीं थी। जिस डेविल रेस ने इस व्हील को एक्टिवेट किया था उनका भी वही अंजाम हुआ। जिन लोगों को घास की तरह काटा जा रहा था वो कोई मामूली लोग नहीं बल्कि सुप्रीम ट्रू गॉड्स थे। जिंदा रहने के लिए दोनों रेसेस के बचे हुए लोगों ने मिलकर इसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उम्मीद की कोई किरण दिख रही है, तभी इवल इन्फेंट्स व्हील ने एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक पॉइजन रिलीज कर दिया, जिसने दोनों रेसेस को निराशा के अंधेरे में धकेल दिया। जैस्मिन ने बिना कोई इमोशन दिखाए आगे कहा, उस पॉइजन का नाम था मिरियाड ट्रिब्यूलेशंस। ये स्काई पॉइजन पर्ल के हेवन वुंडिंग थॉट सेवियरिंग पॉइजन से भी कहीं ज्यादा डरावना है। इतना भयानक कि इसका एक टच भी एक ट्रू गॉड को मार सकता था। युनचे का दिल कांप उठा, लेकिन फिर एक ख्याल उसे कंफ्यूज कर देता है। हेवन वुंडिंग थॉट सेवियरिंग पॉइजन, ये क्या है? उसे याद नहीं आता कि स्काई पॉइजन पर्ल ने कभी इतने बड़े लेवल का कोई पॉइजन रिलीज किया हो। क्या जब उसे वो मिली थी तब तक उसकी पावर खत्म हो चुकी थी? उसका रिएक्शन देखकर जैस्मिन उसकी गलत फहमी दूर करती है। शौक मत हो, भले ही इसका नाम स्काई पॉइजन पर्ल है, लेकिन इसकी प्राइमरी एबिलिटी पॉइजन नहीं है। इसकी असली पावर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनमेंट है, बल्कि इसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल प्यूरिफाइंग एबिलिटी है। लेकिन वो अपने डाउट्स भी जाहिर करती है। उसकी पावर के बावजूद यह कहना मुश्किल है कि स्काई पॉइजन पर्ल मिरियाड ट्रिब्यूलेशंस को प्यूरिफाई कर सकती थी या नहीं। जो एब्सोल्यूट गॉड स्लेइंग पॉइजन मुझे लगा था और जो डेविलिश पॉइजन हॉन्गर में है, दोनों इवल इन्फेंट्स व्हील के बचे हुए ऑरा से पैदा हुए थे। अगर सिर्फ एक बचे हुए ऑरा से इतना खतरनाक पॉइजन बन सकता है, तो कोई सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है कि ओरिजिनल मिरियड ट्रिब्यूलेशंस कितना डरावना होगा। मुझे नहीं लगता कि स्काई पॉइजन पर्ल भी इसे प्यूरिफाई कर पाती। अगर ऐसा होता तो गॉड रेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती। युनचे आगे पूछता है, तो फिर आगे क्या हुआ? क्या गॉड और डेविल रेसेस दोनों बस ऐसे ही खत्म हो गए? जैस्मिन ने बेपरवाही से सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एरा ऑफ गॉड्स हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड से शुरू हुई थी और इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस पर आकर खत्म हुई। फिर वो इस इतिहास को उसके अपने लेगेसी से जोड़ती है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इविल गॉड आखिरी गॉड था जो मरा। जब गॉड्स और डेविल्स गिर रहे थे और प्राइमल केओस बर्बाद हो चुका था, तब इविल गॉड भले ही जिंदा था, पर उसे टर्मिनेटर ऑफ लाइफ लग चुका था। उसने अपने आखिरी पलों को केओस को धीमा करने में इस्तेमाल किया और अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए एक जगह चुनी और फिर आखिर में मर गया। वो कंक्लूड करती है, ये सब मुझे इविल गॉड के इंडेस्ट्रक्टिबल ब्लड में छोड़ी हुई यादों से पता चला। उसने ये यादें जानबूझकर छोड़ी होंगी, लेकिन उनमें बहुत सी चीजें गायब हैं। उसने साफ तौर पर वो बातें छुपा दी जो वो नहीं चाहता था कि बाद की जनरेशंस को पता चलें। यहां तक कि उसने ये डिटेल्स भी मिटा दी कि वो कहां मरा और उसने अपने आखिरी पलों में क्या किया। युनचे इस अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था। जैस्मिन शायद दुनिया की अकेली इंसान थी जिसे यह पुराना इतिहास पता था, लेकिन फिर भी पर आखिर इस सब का फेन ज्वेचन से क्या लेना देना था? वो तो बस फेन ज्वेचन की बॉडी में हो रही अजीब चीजों के बारे में जानना चाहता था, न कि प्राइमोर्डियल टाइम्स से चली आ रही हिस्ट्री की क्लास सुनना। हान, ये अलग बात है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। युनचे ने तुरंत पूछा, तो फिर हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड और इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस कहां गए? जैस्मिन ने धीरे से अपना सर हिलाया। कोई आइडिया नहीं। इविल गॉड सबसे आखिर में गिरा था, तो हो सकता है उसे उनकी फाइनल लोकेशंस पता हो।
लेकिन उसने जो मेमोरी फ्रैगमेंट्स छोड़े थे उनमें ये नहीं था। शायद उसने उन्हें इसलिए छुपा दिया ताकि वो दोबारा कोई तबाही ना मचा सकें, एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई कभी ढूंढ ना पाए। युनचे का माथा सिकुड़ गया, लेकिन प्राइमोर्डियल एजर ड्रैगन ने तो कहा था कि उसकी बेटी हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड के अंदर सील्ड है। वो चाहता था कि मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढूं। तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।